नमस्कार मित्रों आज के इस वीडियो में सरदार वल्लभ भाई पटेल आपके लिए लेकर आए हैं मध्य प्रदेश की नदियों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण एमसीक्यू। सरदार वल्लभ भाई पटेल एकेडमी द्वारा आपके लिए एमपीजीके के एमसीक्यू, एमपीजीके थ्योरी, हिस्ट्री, पॉलिटी, हिंदी, इसकी एक निःशुल्क सीरीज चलाई जा रही है। तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते हुए इस निःशुल्क सीरीज का पूरा फायदा उठाएं। इसके अलावा हमारे सेंटर पर, हमारे कोचिंग संस्थान पर आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री, पूरी तरह से निःशुल्क एक ऑफलाइन टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जा रहा है। तो आप उसे भी ज्वाइन करें और निःशुल्क टेस्ट सीरीज का पूरा फायदा उठाएं। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए हमारा पहला प्रश्न है, नर्मदा, ताप्ती और माही ये है, सिर्फ इतना बोला है, डिपेंड करेगा ऑप्शन पे। तो देखिए दक्षिण में बहने वाली नदियां, यानी ये तीनों नदियां क्या दक्षिण दिशा में बहती हैं क्या? तो ऐसा नहीं है। दक्षिण दिशा में मध्य प्रदेश की वर्धा और वेनगंगा नदी बहती है। नर्मदा, ताप्ती और माही तीनों किस दिशा में गति करती है? पश्चिम। तो अपन अब सीधा ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो ये तीनों क्या है? पश्चिम में बहने वाली नदियां हैं। अब देखिए पूर्व में बहने वाली नदी तो कोई खास ऐसी नदी नहीं है जो डायरेक्ट पूर्व दिशा में जाती है। हम सोन नदी का बोल सकते हैं कि मुड़ जाती है पूर्व दिशा में। उत्तर में बहने वाली नदी तो हम चंबल के बारे में कह सकते हैं कि उत्तर दिशा की तरफ बढ़ती है, पूरी तरह से तो नहीं। तो ध्यान रखिएगा, नर्मदा, ताप्ती और माही ही ऐसी नदियां हैं जो पश्चिम दिशा में बहती है। अब अन्य दिशाओं में नदियां बहती हो, पूरी तरह से क्लियर बात नहीं है। चलिए आगे चलते हैं हमारे सेकंड प्रश्न की तरफ। अगला आता है, निम्न युग्मों पर विचार करिए। तो देखिए आपको नदी का नाम दिया गया है और उसका उद्गम स्थल ये आपको मैच कराना है। तो पहले अपन चलते हैं सिंध नदी। तो सिंध नदी बिल्कुल कंफर्म बात है, विदिशा के लटेरी तहसील से निकलती है, ये राइट है, ये मैच द कॉलम राइट है। अब आता है पार्वती नदी, कुमरा गांव, रायसेन। तो देखिए कुमरा गांव रायसेन से बेतवा नदी निकलती है, ये ध्यान रखिएगा, बेतवा। पार्वती नदी जो है आष्टा, सीहोर से निकलती है। तो इस तरह से ये वाला हिस्सा क्या होगा? मिसमैच। आगे और देख लेते हैं। वेनगंगा नदी, मुड्रा गांव, सिवनी, बिल्कुल सही है। फिर आता है केन नदी, अहिर गांव, कटनी, तो ये भी सत्य है। तो आंसर होगा हमारा 1, 3 एंड 4, ऑप्शन नंबर डी। तो ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश की सभी नदियों के उद्गम अंतिम बिंदु का जरूर याद रखना, ये एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हमारा क्वेश्चन आता है, नर्मदा नदी का बेसिन का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो इसको तो आप एग्जैक्ट रटकर ही रखना, यह है 98,796। ध्यान रखिएगा, नर्मदा नदी के बेसिन का कुल क्षेत्रफल 98,796 है। ये एमपी में भी है, गुजरात में भी है, महाराष्ट्र में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, ध्यान रखिएगा। तो ये सभी क्षेत्रों में व्यापक है। इसका वैसे मेजर हिस्सा 85,149 वर्ग किलोमीटर, जो कि 86.19% होता है, कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। तो ये ध्यान रखने का, 85,149, 86.19, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। वैसे इसका मेजर हिस्सा एमपी में है, दूसरे राज्यों में भी है, 4 राज्यों में। चलिए आगे चलते हैं। अब अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, नदी और उसका उपनाम यहां पर बताना है। तो माही नदी, तो बिल्कुल इसे बोला जाता है आदिवासियों की गंगा, कांठल की गंगा। इसके अलावा इसके और भी कई नाम है, नाम भी आ जाते हैं। अब आते देखिए क्षिप्रा नदी, तो क्षिप्रा नदी के आगे दिया है बुंदेलखंड की गंगा। तो ध्यान रखिएगा, क्षिप्रा नदी बुंदेलखंड की गंगा नहीं, मालवा की गंगा है। ध्यान रखिएगा, बुंदेलखंड की गंगा तो बेतवा नदी को बोला जाता है। तो ये वाला अपना ऑप्शन जो है मिसमैच हो रहा है। अब आगे दिया बेतवा नदी, मालवा की गंगा, तो देखिए हम बात कर चुके हैं, आगे पीछे दे दिए हैं ऊपर नीचे इन्होंने, ये भी रॉन्ग है। अब आता है नर्मदा नदी, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, तो बिल्कुल सा राइट है, मध्य प्रदेश की भी जीवन रेखा है, गुजरात की भी जीवन रेखा है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की सबसे मेजर नदी, खुशियों की नदी भी कहा जाता है इसे,
मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मेरू रज्जू यह भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा आंसर होगा 1 और 4। तो 1 और 4 है डी ऑप्शन में, तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा इसका डी। चलिए आगे चलते हैं अब हम अगले प्रश्न की तरफ। अब आता है मध्य प्रदेश में अपवाह तंत्र को कितने भागों में विभक्त किया गया है। तो देखिए मध्य प्रदेश की सभी जो नदियां हैं उनके कुल मिलाकर कितने अपवाह तंत्र बनते हैं। तो बहुत अच्छे से याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर आता है 6। ऐसा का ऐसा याद रखिएगा। पहला देखिए आता है इसमें गंगा यमुना अपवाह तंत्र, और ध्यान रखिएगा सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है ये। इन 6 में सबसे बड़ा है गंगा यमुना। इसका कुछ भाग एमपी में है, दूसरे राज्यों में भी, पर क्षेत्रफल की दृष्टि से ये सबसे बड़ा है। दूसरा आता है नर्मदा अपवाह तंत्र, इसके बाद ताप्ती अपवाह तंत्र, गोदावरी अपवाह तंत्र, माही अपवाह तंत्र, महानदी अपवाह तंत्र। तो ये 6 हो गए। इस प्रकार से गंगा यमुना अपवाह तंत्र, नर्मदा का अपवाह तंत्र, ताप्ती का, गोदावरी का, माही का, महानदी का। तो सबसे बड़ा है गंगा यमुना का और सबसे छोटा है महानदी अपवाह तंत्र। तो ध्यान रखिएगा सबसे कम क्षेत्रफल किसका है, महानदी का। ये मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में है। चलिए ये सभी लाइनें याद रखना, आपके एग्जाम में पूछी जाती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब आता है निम्न नदी घाटियों में से किस नदी घाटी पर राजोरस के कंकाल अवशेषों के जीवाश्म का पता चला है। राजोरस, तो देखिए राजोरस को क्या बोला जाता है, एक डायनासोर की प्रजाति है। इसे बोला जाता है छिपकलियों का राजा। राजोरस क्या, छिपकलियों का राजा। तो लगभग 1982 से लेकर और 1984 के बीच में इनका पता चला था, 2 साल की खुदाई के बाद में। तो ये मध्य प्रदेश के जो है जबलपुर में मिला है, मध्य प्रदेश के जबलपुर में। तो जबलपुर जो आता है नर्मदा नदी के किनारे, तो यह नदी का नाम पूछा गया है इसलिए आएगा आंसर क्या, नर्मदा। जिले का नाम पूछे तो जबलपुर। तो ये ध्यान रखिएगा 82 से 84 के लगभग 2 साल की खुदाई के बाद पता चला था। राजोरस क्या होता है, छिपकलियों का राजा। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं नर्मदा और ताप्ती एक गहरे चैनल के माध्यम से समुद्र में मिलती है, उसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन बदल दिया है, नर्मदा नदी से ताप्ती से रिलेटेड बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कई बार रिपीट हुआ है। तो देखिए ये दोनों नदियां हैं, ये ज्वार नदी मुख, ज्वार नदी मुख, या जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, एस्चुरी या ज्वार नदमुख बनाती है। तो ध्यान रखिएगा ज्वार नदमुख, ज्वार नदी मुख या एस्चुरी बनाती है। ये शाखाओं में वितरित नहीं होती है, डेल्टा नहीं बनाती है। तो बस आंसर याद रखिएगा ज्वार नदमुख। ये कई बार पूछा गया है। चलिए आगे चलते हैं अब आते हैं मध्य प्रदेश में मेघनाद की तपोस्थली किस नदी के किनारे स्थित है। तो मेघनाद आप जानते होंगे, रामायण काल की बात हो रही है। तो देखिए चंदन खेड़ी गांव था जहां पर मेघनाद ने तपस्या की थी, चंदन खेड़ी गांव, और ये आता है धार जिले में, धार के चंदन खेड़ी गांव में। पर यह नदी का नाम पूछा गया है, तो इस धार जिले में आती है नर्मदा नदी। तो ध्यान रखिएगा यह नदी का नाम पूछा गया है तो आप लगाएंगे नर्मदा, और यदि स्थान का नाम पूछे तो धार, चंदन खेड़ी। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न था निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो नदी का नाम और उसकी सहायक नदी का नाम पूछा गया है। थोड़ा कठिन सा क्वेश्चन बन जाता है। अब आते हैं नर्मदा नदी पहला, इसकी सहायक नदी दी है तवा और बारना। तो बिल्कुल सही है, तवा और बारना दोनों जो है नर्मदा की सहायक नदी है। तवा आप जानते होंगे मध्य जो है नर्मदा की सबसे लंबी सहायक नदी है। सोन नदी तो बिल्कुल राइट है, जोहिला और गोपद ये दोनों जो है सोन की ही प्रमुख सहायक नदियां हैं। वेनगंगा नदी, तो देखिए वेनगंगा नदी की वर्धा और कान्हन बिल्कुल राइट है, आप जानते होंगे महाराष्ट्र में वर्धा में जाके मिल जाती है, प्राणहिता नाम कहलाता है। तो ये दोनों सहायक नदियां हैं। अब आता है माही नदी, तो इसके नाम दिए सिवना और बनास। तो ध्यान रखिए सिवना और बनास जो है माही की नहीं चंबल की सहायक नदियां हैं।
ये क्वेश्चन थोड़ा टफ हो जाता है, पर आप ध्यान रखिएगा एग्जाम में नदियां और उनकी सहायक नदियां बिल्कुल याद करना। इस तरह के क्वेश्चन काफी इफेक्टिव होते हैं। तो आंसर इस हिसाब से बन रहा है 1, 2 एंड 3। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा बी वाला। चलिए आगे चलते हैं अब हम अगले प्रश्न की तरफ। मध्य प्रदेश में नर्मदा पार्वती लिंक परियोजना के निर्माण की स्वीकृति कब दी गई थी? तो देखिए इसमें कोई कोरिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं बनते हैं, तारीख आपको अच्छे से याद करना पड़ेगी। तो वो आती है 12 दिसंबर 2017। तो ध्यान रखिएगा, वैसे नर्मदा के साथ में क्षिप्रा लिंक परियोजना भी है, नर्मदा के साथ में ही काली सिंध भी है। तो इस तरह से ये मध्य प्रदेश की अलग अलग परियोजनाएं, नर्मदा क्षिप्रा या नर्मदा पार्वती की बात बोली जा रही है। तो 12 दिसंबर 2017। चलिए एक और भी आता है नर्मदा गंभीर, ये भी ध्यान रखिएगा आप, नर्मदा गंभीर लिंक परियोजना। तो नर्मदा क्षिप्रा, नर्मदा काली सिंध और नर्मदा गंभीर, ये चौथी परियोजना है नर्मदा पार्वती, जिसकी सबसे अंतिम रूप अभी स्वीकृति दी गई है। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है मध्य प्रदेश में काली सिंध नदी का उद्गम किस जिले में होता है? तो जैसा मैं आपको पिछले अभी स्लाइड में बोल ही चुका हूं, सारी नदियों के ओरिजिन आपको बिल्कुल रट के रखने पड़ेंगे। तो देखिए काली सिंध नदी का उद्गम होता है बागली में। बागली आपका आता है देवास जिले में, बागली देवास। और ध्यान रखिएगा बागली को हमारे मध्य प्रदेश का एक वेटिंग वाला जो है जिला है। हो सकता है कि देवास से उसको अलग करके एक सेपरेट जिला बना दिया जाए, प्रस्तावित जिला है ये बागली। चलिए आगे चलते हैं। अब हम आते हैं मध्य प्रदेश में वर्धा नदी का उद्गम कहां से होता है? तो देखिए वही प्रश्न आपको ऐसा कैसा याद रखना पड़ेगा, वर्धा नदी का उद्गम कहां होता है? तो देखिए बहुत ही आसान है, काली भीत की पहाड़ियां, काली भीत पहाड़ियां, और ये आती है बैतूल में। तो आपसे जिला भी पूछ सकता है। ये भी दक्षिण दिशा की ओर बहती है और आगे जाके महाराष्ट्र में जाकर मिल जाती है वेनगंगा नदी के साथ। वेनगंगा सिवनी नदी, सिवनी से निकलती है, दोनों मिलने के बाद में जो है प्राणहिता नदी कहलाती है, और प्राणहिता नदी आगे तेलंगाना में जाकर और गोदावरी नदी में मिल जाती है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम आता मध्य प्रदेश में उद्गमित होने वाली किन दो नदियों के संगम को प्राणहिता के नाम से जाना जाता है? देखिए वही हम बात जो अभी कर ही रहे थे, प्राणहिता के नाम से जाना जाता है। तो वो है वेनगंगा और वर्धा। ऐसा मैंने आपको अभी बताया ही कि दोनों दक्षिण दिशा की ओर बहती है, ये भी ध्यान रखना। महाराष्ट्र में मिल जाती है, इन दोनों का संगम क्या कहलाता है? प्राणहिता तीर्थ। और महाराष्ट्र से बहते हुए तेलंगाना में जाकर ये गोदावरी नदी में मिल जाती है, तेलंगाना के आदिलाबाद में। चलिए आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश में कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? मेरे ख्याल से आप जानते होंगे, वही माही नदी, आदिवासियों की गंगा, कांठल की गंगा, इनके सभी नाम याद रखिएगा। तो 2 बार कर्क रेखा को काटने वाली नदी है माही। चलिए आते हैं। अब 2017 में मध्य प्रदेश की किस नदी को जीवित इकाई का दर्जा प्रदान किया गया है? जीवित इकाई। अब पहले यह मीनिंग समझ लेते हैं कि जीवित इकाई बोल क्या रहे। मतलब इस नदी को एक जीवित मनुष्य के समान अधिकार प्राप्त होंगे। तो ध्यान रखिएगा कि नर्मदा नदी को एक जीवित मनुष्य के समान अधिकार दिए गए हैं। तो ये भी एक 2 आर्टिकल याद रखना, 50A और 45AG के तहत संविधान के अनुच्छेद 48AG के तहत ये अधिकार प्रदान किए जाते हैं। तो ये दिए गए हैं नर्मदा नदी को। इसके अलावा गंगा और यमुना नदी को भी जीवित इकाई का दर्जा पहले ही उत्तराखंड सरकार द्वारा दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश की किस नदी को मधुमती के नाम से कहा जाना जाता है? मधुमती नदी। तो देखिए ये जो है महुअर नदी है, महुअर। मधुमती जो है महुअर का नाम है, प्राचीन नाम है। वर्तमान समय में महुअर और प्राचीन नाम क्या? मधुमती। इसे समोहा नदी भी बोला जाता है, समोहा।
तो ये मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित है और करेरा वन्य जीव अभ्यारण्य से होकर बहती है। ध्यान रखिएगा, करेरा वन्य जीव अभ्यारण्य, तो एक और नाम समूहा और करेरा वन्य जीव अभ्यारण्य के बीच में से बहती है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। आप अगला आता है निम्न युग्मों पर विचार कीजिए, नदी का नाम और प्राचीन नाम। तो नर्मदा नदी, इसका प्राचीन नाम शिवपुत्री, बिल्कुल सही है। मेकाल सुता भी नाम है, नामोदोस भी है जिसे टॉलमी ने दिया था, रेवा भी है, भता भी है। ताप्ती नदी सूर्यपुत्री, बिल्कुल सही है। माही नदी पृथ्वी पुत्री, और कुछ नाम तो मैं आपको गिना ही चुका हूं, कांठल की गंगा इत्यादि, आदिवासियों की गंगा। वेनगंगा नदी का नाम भी बेवा, बिल्कुल राइट है। ये सभी जो है सही है, सभी नदियों के प्राचीन नाम है। तो इस प्रकार उत्तर बनेगा डी वाला, उपरोक्त सभी। तो नाम याद रखिएगा, पूछे जाते हैं एग्जाम में। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं किस नदी को छिंदवाड़ा जिले की जीवन रेखा कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ तो सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड ही है। वो नाम आता है कुलबेहरा। ये कुलबेहरा नदी जो है क्या कहलाती है, छिंदवाड़ा जिले की जीवन रेखा। बस इससे इतना ही क्वेश्चन बनता है, इससे ज्यादा इससे कोरिलेटेड क्वेश्चन नहीं बनते। तो चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं। अगला आता है मध्य प्रदेश में उत्खत स्थलाकृति का निर्माण किस नदी द्वारा किया गया है। तो कहने का मतलब है उत्खत स्थलाकृति से बीहड़, तो कौन सी नदी जो है बीहड़ों का निर्माण मध्य प्रदेश में करती है, तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, उसका नाम है चंबल नदी। इन बीहड़ों को डाकुओं की आश्रय स्थली भी बोला जाता है। तो ध्यान रखिएगा, चंबल जो है बीहड़ों का निर्माण करती है। रेंगती हुई मृत्यु ये भी बोला जाता है। तो सीधा सीधा, और ये भी ध्यान का, मुरैना जिला सर्वाधिक प्रभावित है। बीहड़ों की समस्या से सर्वाधिक प्रभावित जिला मध्य प्रदेश का कौन सा है, मुरैना। मुरैना मध्य प्रदेश का उत्तरतम जिला भी है, सबसे उत्तर दिशा में कौन सा है, मुरैना। ये राजस्थान और उत्तर प्रदेश दोनों को भी टच करता है एक साथ। देखिए हमारा अगला प्रश्न आता है, निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। तो प्रवाहित नदी और आपको बताना है किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। पहला आता है चरणगंगा नदी, सामने दिया है माधव राष्ट्रीय उद्यान। तो ध्यान रखिएगा, चरणगंगा नदी माधव राष्ट्रीय उद्यान में नहीं है, यह है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। यहां आएगा 2, पहले वाले के साथ में ये वाला ऑप्शन होगा, सॉरी 1 आएगा, यहां आएगा 1। आगे आता है मनिहार नदी। तो मनिहार नदी के सामने बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान दिया, गलत है। मनिहार नदी माधव राष्ट्रीय उद्यान में है, यहां आएगा 2। देनवा नदी डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान जो धार में है, तो देनवा नदी धार में नहीं, ये आती है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में, यहां आएगा 3। ये भी मैच नहीं है। जोबट नदी, तो जोबट नदी धार जिले में है, डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान में, तो यहां आएगा 4। यानी इसमें से कोई सा भी मैच नहीं है। तो अपने से पूछा गया केवल 1, 2, 3, 4, तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। कोई सा भी इसमें मैच नहीं कर रहा है, सभी गलत है। चलिए ध्यान रखिएगा, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब आता है मध्य प्रदेश में बेतवा नदी का उद्गम स्थल कहां है। देखिए काफी आसान क्वेश्चन है, पर ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया, अच्छे से रट के रखना। तो ये आता है कुमरहा गांव, रायसेन जिला। तो ध्यान रखिएगा, बेतवा नदी का उद्गम होता है रायसेन जिले में कुमरहा गांव से। सिंपल ही क्वेश्चन है। इसे बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अब अपन अतः मध्य प्रदेश की वह नदी जिसे ताओन के नाम से भी जाना जाता है, वह कहां से उद्गमित होती है। ताओन, तो ताओन भी प्राचीन नाम है। इसे बोला जाता है ताओन को टोन्स, टोन्स नदी, तमसा नदी, तमसा नदी। तो अब आपको याद आ गया होगा, टोन्स जो है या ताओन जो है वो मेहर से निकलती है। मेहर सतना जिले में स्थित है। तो ध्यान रखा, ताओन प्राचीन नाम है, टोन्स या तमसा नदी से कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम आता मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सड़क पुल किस नदी पर स्थित है। तो मेरे ख्याल से आप जानते भी होंगे, तवा नदी पर।
वो स्थित है तवा नदी पर, नर्मदापुरम जिला। यदि बाय चांस आपसे पहाड़ी पूछ ले तो ध्यान रखिएगा महादेव की पहाड़ियां, वो लगभग 1300 मीटर का, तो ध्यान रखिएगा लंबाई भी 1.3 किलोमीटर, सबसे बड़ा सड़क पुल। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब बताएं निम्नलिखित विशेषताएं किस नदी की है। तो देखिए दिया इसका उद्गम कालीभीत पहाड़ियों से होता है। वो कौन सी नदी है जिसका उद्गम कालीभीत पहाड़ियों से होता है? तो कालीभीत पहाड़ियां आती है बैतूल जिले में। आप जानते होंगे अपन अभी पिछली स्लाइड में ही बात कर रहे थे, कालीभीत की पहाड़ियां कहां पर है? बैतूल में। तो वैसे तो इसी ऑप्शन को देखकर अपन अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। यह नदी मध्य प्रदेश के दक्षिण में बहती है, बिल्कुल सही बात है। गांधी जी का सेवा धाम इसी के किनारे पर स्थित है। तो नाम दिए वेनगंगा, पेंच, वर्धा, कान्हन। तो आप समझ ही होंगे अपन अभी बात ही कर रहे थे वर्धा। वर्धा नदी वैसे मध्य प्रदेश में बेहद कम बहती है, मुख्य रूप से महाराष्ट्र में इसका एरिया ज्यादा है। तो ध्यान रखिएगा वर्धा नदी है, दक्षिण दिशा में बहती है, मैं आपको पिछली स्लाइड में बता चुका हूं। और ध्यान रखिएगा गांधी जी का सेवा धाम नाम का आश्रम जो है वर्धा नदी के किनारे ही स्थित है, पर यह महाराष्ट्र में स्थित है, मध्य प्रदेश में नहीं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब देखिए इस वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न कि खद्दर नदी मध्य प्रदेश के किस पर्यटन स्थल के समीप है। अब यदि आपको पता हो खद्दर या खुदर नदी किस जिले में है तो आप आराम से बता सकते हैं। तो यह आती है छतरपुर जिले में। अब आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि छतरपुर जिले में कौन सा पर्यटन स्थल है, उसका नाम है खजुराहो। तो इस प्रकार से खद्दर नदी जो है खजुराहो नामक पर्यटन स्थल के समीप बहती है। अब आज के इस वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।